कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है इसमें हम क्या क्या पढ़ना चाहते हैं। देखिए, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मेरी ख्वाहिश जो है वो ये है कि मैं आपको ये चीज़ें पढ़ाऊँ। एक तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो, एक तो ये कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है ये क्या है, तो इसमें एक इसके आ जाती है डेफिनेशन या इसकी डिस्क्रिप्शन कि जनाब ये क्या चीज़ है, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे। दूसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाते हैं इसमें इसके फीचर्स। तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो आ जाते हैं इसके एडवांटेजेस, कि इसके एडवांटेजेस क्या है। तीसरी चीज़ जो इसमें मैं तीसरी कह रहा हूँ, चौथी चीज़ जो इसमें मैं पढ़ाना चाहता हूँ वो है इसके डिसएडवांटेजेस। और फिर इसका हम करते हैं इक्विलिब्रियम, फिर हम पढ़ेंगे इसका इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे लॉन्ग रन में और पढ़ेंगे शॉर्ट रन में, बल्कि पहले शॉर्ट रन में और फिर लॉन्ग रन। ठीक हो गई जी बात। तो ये चीजें हैं जो हम ज़ेरे बहस लाएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि देखिए जी, जो मसला इंपॉर्टेंट है पहले उसकी तरफ चलते हैं, और वो है इसकी डिस्क्रिप्शन। देखिए, इसकी डिस्क्रिप्शन अगर आप देखते हैं तो यहां पर हम जो है ये देखते हैं कि देयर आर मैनी firms selling similar but not homogeneous product। बहुत सारी फर्म्स हैं वो सिमिलर प्रोडक्ट बेच रही हैं लेकिन होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं बेच रही। Many firms selling similar but not homogeneous product with little control over price and output। with little control over price and output। कहने का मतलब यह कि many firms are selling similar product but not homogeneous product with little control over price and output। ये पढ़ने में बड़ी आसानी से याद हो जाएगा अगर आपको मैं एक बात याद करा दूं, और वो क्या है, वो बात आपके ज़हन में होनी चाहिए कि ये कौन सा मॉडल है। देखिए, ये हमारा वो मॉडल है जिसके अंदर हम जो है वो देखते हैं आजकल का ज़माना, जो आजकल की मार्केट में ज़्यादातर फर्म्स हैं। ये वो फर्म्स हैं कि सवाल ये है कि मोनोपोलिस्ट क्यों है। तो पहले हम ये जवाब देते हैं कि मोनोपोलिस्ट क्यों है, फिर बात करेंगे इनमें कंपटीशन क्यों है, फिर चलेंगे डिस्क्रिप्शन पे अगेन दोबारा। ये मोनोपोलिस्ट भाई इसलिए हैं कि अगर आपको मैं मिसाल दूं कि लक्स कौन बनाएगा, तो आप कहेंगे सर लक्स का मोनोपोलिस्ट है यूनिलीवर। यूनिलीवर के अलावा किसी माई के लाल की जरूरत नहीं है कि वो लक्स बना दे। तो इसका मतलब लक्स की मोनोपोली यूनिलीवर की है, क्योंकि वो रजिस्टर्ड है अपने ब्रांड और अपने लेबल के साथ, तो किसी की जरूरत नहीं कि वो लक्स बना दे। मैं पूछता हूं कि जनाब चले बताइए कि डिटोल सोप, तो आप कहते हैं सर ये जो डिटोल सोप की आप बात कर रहे हैं ना सर, ये रैकेट एंड कोलमैन का काम है, कोई दूसरा माइका लाल नहीं बना सकता चूंकि ये उनके नाम के साथ रजिस्टर्ड है। चलिए ये भी बात ठीक हो गई। मैं कहता हूँ चले बात कर लेते हैं सेफ गार्ड की। आप कहते हैं सर सेफ गार्ड का नाम ना लें, हम बनाएंगे, हमें पकड़ के जेल में अंदर कर देंगे क्योंकि ये प्रॉक्टर एंड गैम्बल का प्रोडक्ट है।
तो साबित ये हुआ कि लक्स की मोनोपोली यूनिलीवर के पास, डिटोल की मोनोपोली रैकेट एंड कोलमैन के पास, सेफगार्ड की मोनोपोली प्रॉक्टर एंड गैम्बल के पास। लिहाजा भैया ये तो सारे मोनोपोलिस्ट हैं। ठीक होगी बात। तो साबित ये हुआ कि ये मोनोपोलिस्ट किस चीज के हैं, या अपने लेबल के मोनोपोलिस्ट हैं, ये अपनी कॉपीराइट के मोनोपोलिस्ट हैं, ये अपने टैग के मोनोपोलिस्ट हैं, ये अपने कॉपीराइट के मोनोपोलिस्ट हैं। तो फिर कंपटीशन किस बात का? कंपटीशन इस बात का कि इनके प्रोडक्ट भले एक दूसरे से सिमिलर हैं लेकिन होमोजीनियस नहीं है ऑल दो। जैसे लक्स ब्यूटी सोप है, डिटोल एंटीसेप्टिक सोप है, सेफगार्ड जो है वो हेल्दी सोप है, फर्क है बड़ा। लेकिन ये एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं, एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट बहरहाल हैं। लिहाजा इनमें कंपटीशन भी है और भाई उसके साथ साथ इनमें मोनोपोली भी है। मोनोपोली कॉपीराइट की है, लेबल की है, और कंपटीशन सब्स्टिट्यूशन का है। लिहाजा दोनों चीजें एट अ टाइम पाई जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है। तो पहली बात तो है कि क्या ये बात समझ आती है कि मोनोपोली और कंपटीशन इकट्ठे क्यों है? जी शाबाश। Why monopoly and competition are together? जी, अब देखिए बात यही फर्क आ जाता है कि अगर ये इकोनॉमिस्ट ने समझाया होता तो उसने सिर्फ डेफिनेशन लिखनी थी और आगे चले जाना था। लेकिन चूंकि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मैं आपको इकोनॉमिक्स जरूर पढ़ा रहा हूँ लेकिन उसके साथ साथ माहौल भी बता रहा हूँ कारोबारी दुनिया का, ताकि कल को आप जब पढ़ते हैं, अपना आगे जाके ई मॉड्यूल में जाते हैं, एफ मॉड्यूल में जाते हैं और स्ट्रेटेजी को लर्न करते हैं, तो वहां जाके पता चले इकोनॉमिक्स का फायदा ही कोई नहीं हुआ सिवाय डायग्रामों के, आपको आते ही कुछ नहीं। क्या आप गए हाँ जी हमने पास तो कर लिया था लेकिन प्रैक्टिकली हमें कुछ नहीं पता, अब हमें स्ट्रेटेजी जीरो से समझाओ। लिहाजा यहाँ पे ये जरूरी है समझना कि ये डेफिनेशन क्या बात बता रही है। तो ये बता रही है भाई कि फर्म्स आर सेलिंग सिमिलर प्रोडक्ट, वो सिमिलर बेच रही है, कोई लक्स है, कोई डिटोल है, कोई सेफगार्ड है, सारे साबुन है, बट नॉट होमोजीनियस। होमोजीनियस नहीं है, एक ब्यूटी सोप है, एक एक जो है वो एंटीसेप्टिक है। अच्छा, और प्रोडक्ट विद लिटिल कंट्रोल। तो लिटिल कंट्रोल क्यों है? चूंकि भाई एक सिमिलर भी तो है ना, तो थोड़ा सा महंगा करोगे तो वो कहेगा अच्छा भाई आज के बाद ब्यूटी सोप को अल्लाह हाफिज, मैं आज के बाद डिटोल सोप यूज कर लूंगा। इसलिए थोड़ा सा कंट्रोल है, ज्यादा कंट्रोल नहीं है। तो ये इसलिए हम इसको कहते हैं। तो क्या आपको डिस्क्रिप्शन क्लियर हो गई इसकी? जी बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड द डिस्क्रिप्शन? कि डिस्क्रिप्शन क्या है, और ये भी पता चला कि मॉडल कौन सा है। हम बात किसकी कर रहे हैं? ये हमारी साबुन की इंडस्ट्री है, ये हमारी शैम्पू की इंडस्ट्री है, ये हमारी जो है वो फास्ट फूड मूविंग प्रोडक्ट जैसे चिप्स और बिस्किट, ये उसकी इंडस्ट्री है, ये उसकी बात हो रही है जो एडवर्टीजमेंट देते हैं हम कायदा। ठीक है, और मोनोपली जो है वो हमारी पाकिस्तान रेलवे थी, और परफेक्ट कंपटीशन हमारा एग्रीकल्चर और हमारे ये शू ब्रश बनाने के छोटे बिजनेसेस की इंडस्ट्री थी। तो ये जो मॉडल है ये बहुत प्रैक्टिकल है और ये ज़्यादा एप्लीकेबल मॉडल है, इसीलिए समझाया गया। पेप्सी कोक अब्दुल मोइज़ा भी आप ना लाएं, वो ओलिगोपली में ट्रीट करेंगे, वो उसके लिए जो मॉडल है वो ओलिगोपली का है। अच्छा, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कम से कम 25-30 फर्म होनी चाहिए, तो फिर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बनता है। वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। बास कंट्री कहते हैं कि हमारे यहाँ डेफिनेशन है 50। पाकिस्तान छोटा मुल्क है, अगर मैं कंसीडर करता हूँ यहाँ पे किसी भी अगर इंडस्ट्री में 10 से 20 फर्म्स हैं तो वो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। कोक पेप्सी वगैरह 4-5 हैं, तो जब 4-5 होते हैं तो वो फिर ओलिगोपली में चले जाते हैं, और अगर वो कई 100 में हो तो परफेक्ट कंपटीशन में आ जाते हैं, और अगर वो एक हो तो मोनोपोलिस्ट में आ जाता है। तो आई थिंक अब आपको मेरे सवाल का जवाब तफसील से समझ आ गया होगा। अच्छा, पर्टिकुलरली मोइस को, ठीक है जी। तो चूंकि पेप्सी कोक वगैरह वो थोड़े इदारे हैं, उनको ओलिगोपली में ट्रीट करेंगे, वो एक अलग मॉडल। अच्छा, एडवर्टीजमेंट ओलिगोपली में भी होगी, यहाँ पे भी होगी। अच्छा चलें, अब हम चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ कि इसके फीचर्स क्या है। फीचर के लिए मैं अगली स्लाइड ले लेता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसके जो फीचर्स आप पढ़ते हैं उसके अंदर सबसे ज़रूरी बात ये है कि यहाँ पे जो इदारे हैं, दीज आर मेनी प्रोडक्ट्स। एक प्रोडक्ट नहीं है आपके पास, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं।
तो जहन में होना चाहिए कि अंदर सिंगल प्रोडक्ट्स, देयर आर टू मेनी प्रोडक्ट्स। बट ऑब्वियसली जैसा कि हम पढ़ के आए हैं कि यहाँ पे प्रोडक्ट होमोजीनियस नहीं है, यहाँ प्रोडक्ट नॉन होमोजीनियस है। इतना नॉन होमोजीनियस है कि एक प्रोडक्टिवली एंटी डैंड्रफ शैम्पू है तो एक सिकाकाई है, दूसरा जो है वो हेयर फॉल सोल्यूशन है, तीसरा जो है वो एंटी लाइस शैम्पू है। तो हर एक की अलग कुछ ना कुछ है, ठीक है। किसी का रंग नीला है, किसी का काला है, किसी की जो है वो शेप दूसरी है। तो यू सी अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस यू कैन से। अच्छा, लेकिन फिर भी वो कम से कम यूज सेम है, इसलिए सिमिलैरिटी भी है। इसमें स्प्रेड नॉलेज है, स्प्रेड नॉलेज है, यानी दुनिया भर में कार बनाने के इदारे तकरीबन 40-50 तो होंगे, लेकिन नॉलेज स्प्रेड है। स्प्रेड का मतलब यह है कि कुछ कुछ पता है हमें और कुछ कुछ नहीं पता। मिसाल के तौर पे अगर मेरे से आप पूछेंगे कि सर मेरे बाल गिरते हैं, तो मैं आपको कहूँगा यार तुम ऐसा करो, तुम ऑल मैन क्लियर का हेयर फॉल सोल्यूशन ले लो, ठीक है। और अगर किसी और से पूछेंगे वो कहेगा तुम ऐसा करो, सनसिल्क का जो है ना वो तुम एंटी डैंड्रफ ले लो। तो इसका मतलब है यहाँ पे स्प्रेड नॉलेज है बट नॉट परफेक्ट। जबकि ये चीज़ परफेक्ट कंपटीशन में थी कि नॉलेज परफेक्ट है, यहाँ किसी का नॉलेज परफेक्ट नहीं है। जितना को इश्तहार से सुन लिया, जितना को किसी दोस्त ने बता दिया, जितना को किसी सहेली ने बता दिया, अगर लड़की है तो इतना को हमें समझ आ जाता, उससे ज़्यादा हमें बात को समझ नहीं आती। उसके बाद ये भी बात है कि यहाँ पे सम बैरियर्स भी हैं। सम बैरियर्स का मतलब ये है कि यहाँ पे मार्केट में आना नामुमकिन नहीं लेकिन मुश्किल ज़रूर है। यानी वो डॉन वाला काम नहीं कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वो मोनोपोलिस्ट कह सकता है। मोनोपोलिस्ट कह सकता है कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, तो उसकी मार्केट में जाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है। लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डॉन को पकड़ना मुमकिन है लेकिन मुश्किल से, आसानी से। तो लिहाजा सम बैरियर्स आर ऑन एंट्री एंड एग्जिट। तो कुछ बैरियर्स हैं वो एंट्री और एग्जिट पे हैं। वो किस तरह के हैं? ये इस तरह के बैरियर्स हैं कि सबसे पहली बात ये कि फर्ज कीजिए मैं और आप आज तय करते हैं कि हम जो है वो एक शैम्पू बनाते हैं। चले, आप सारों ने शैम्पू की बात शुरू कर दी। तो सबसे पहला मसला ये आएगा कि इसका प्लांट लाना, उसके लिए गवर्नमेंट से कोई परमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि ये सेहत से मुतल्लिका प्रोडक्ट है तो जाहिर है हमें रजिस्ट्रेशन तो करानी पड़ेगी, तो एक अमल है। बैंक से कर्जा भी लेना पड़े शायद हमें, वो भी एक प्रोसीजर है। और फिर एक मसला ये है कि इसका डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डिस्ट्रीब्यूटर से बात करनी पड़ेगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स पहले से ही बड़ी बड़ी कंपनियों से अटैच हैं और उन्हें पता चलता है कि मुबशर वसीम भी एक शैम्पू लॉन्च कर रहा है। तो आल्दो कि मुझे ये जानते तो सारे हैं, लेकिन आप बच्चे समझते ही हैं कि यूनिलीवर का कितना अप्रोच है, बाकी जो है वो प्रॉक्टर एंड गैम्बल का कितना अप्रोच है। तो जब मैं शैम्पू लेके जाऊंगा और वो अच्छा भी होगा तो फिर जाहिर बात है उनको डर तो लगेगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर को इशारा कर देंगे यार इसका प्रोडक्ट ना लेना, तो मैं मुश्किल में फंस जाऊंगा। तो बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, लेकिन नामुमकिन बात नहीं है। बहुत सारी नई कंपनियां आती हैं और इसको मुमकिन भी बनाती हैं। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे मोनोपोलिस्ट की तरह पूरा कंट्रोल तो नहीं है, लेकिन लिटिल कंट्रोल जरूर है। लिटिल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड आउटपुट। तो आपको प्राइस और आउटपुट पे पूरा ना सही लेकिन काफी कंट्रोल है। अब तीसरी चीज आ जाती है, वो ये है कि जो चीज है वो जो कंट्रोल है बहुत सारे फैक्टर पे बेस करता है, लेकिन एक फैक्टर जरूर है। और वो फैक्टर क्या है? वो है एक तो आपकी मार्केटिंग, कि आप कभी कस्टमर को दाएं बाएं देखने ही देते, हालांकि कि वो आपका प्रोडक्ट खरीद रहा है, फिर भी आप मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग से हाथ नहीं चूकते। आप कहते हैं मुसलसल एडवर्टाइजिंग करते रहते हैं, 8 बजे के खबरनामे के साथ, 9 बजे के न्यूज़ के साथ, 8 बजे के ड्रामे के साथ, ताकि आपका प्रोडक्ट मार्केट में अपना नाम बनाता है। ठीक है ना? तो ये है कंट्रोल, कि आप दूसरी तरफ देखने ही नहीं देते, लिहाजा कीमत थोड़ी बहुत तो आप बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं बढ़ा सकते लेकिन थोड़ी बहुत तो बढ़ा सकते हैं। और एक चीज़ और इससे वाबस्ता है, वो है
आपके प्रोडक्ट लॉयल्टी, कस्टमर की प्रोडक्ट लॉयल्टी। अब मुझे आप एक बात बताइए कि एक खातून है, उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो चुकी है, क्या वो एज मिरेकल क्रीम छोड़ सकती हैं? बताइए, छोड़ सकती हैं? चलें लड़कियां बताइए, ईमानदारी से बताइए, क्या वो छोड़ सकती हैं? नहीं छोड़ सकती। अच्छा, अब लड़कों से सवाल है कि मेरी उम्र का लड़का शैम्पू लगाना हेयर फॉल सोल्यूशन यूज ना करे, गुजारा हो जाएगा मेरा? क्या हाल है बच्चों? फर्ज कीजिए मैं हेयर फॉल सोल्यूशन यूज नहीं करता, तो मेरी उम्र का लड़का अगर ये यूज करना छोड़ दे तो क्या, सॉरी मैं लड़का बोल गया, लेकिन बात ये है कि जो है मतलब उससे क्या काम चल जाएगा उसका? कुछ भी हो सकता है, मुसीबत पड़ सकती है, आप जानते ही हैं। अल्लाह ने इज्जत से सर ढांपा हुआ है, बंदा कहता है यार जितनी देर काम चल रहा है चलन दो, क्या हाल। तो हम ये बात कर रहे थे कि एक तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, दूसरी बात यह है कि प्रोडक्ट जो है होमोजीनियस नहीं है, नॉन होमोजीनियस है। नॉलेज थोड़ा थोड़ा सबको ही पता है, पूरा किसी को भी नहीं पता। और बैरियर है, आराम से आप शैम्पू नहीं लॉन्च कर सकते, और थोड़ा सा कंट्रोल भी है। और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग तो इंतहा पे, और वो खर्चा भी कंज्यूमर के सर पड़ा हुआ है। मैं मजाक नहीं कर रहा, अगर हम एडवर्टीजमेंट देना छोड़ दें तो ये जो घड़ी का एसी आपको मिलता है ना 70,000 का, ये आपको 40 का मिल जाएगा। और ये जो पंखा 10,000 का है या 7,000 का, ये आपको 4,000 का मिल जाएगा। क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट इतनी देते हैं, वो कहता है मैं 2 दफा चलाऊंगा, वो कहता है मैं 4 दफा चलाऊंगा, दूसरा कहता है मैं 8 दफा चलाऊंगा। अब वो जितनी एडवर्टीजमेंट हो रही, पैसा तो कंज्यूमर का लग रहा है। और इसी तरह प्रोडक्ट लॉयल्टी है। और आप छोड़े, अच्छा फिर लड़कियों से एक सवाल प्रोडक्ट लॉयल्टी पे नहीं किया मैंने, कि अगर फर्ज कीजिए किसी को जुएं पड़ी हुई हैं, तो क्या वो एंटी लाइस शैम्पू छोड़ सकता है या छोड़ सकती? क्यों बच्चों? कभी भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश एंटी लाइस शैम्पू ना होता तो ये सब यूं खुजलियां कर रहे होते सर पे, इन्हें पता लग जाना था कि जनाब जो है जुएं किस भाव बिकती है। तो लिहाजा प्रोडक्ट लॉयल्टी भी है। और इसी तरह आप मुझे ईमानदारी से बताइए कि डव का साबुन जो है कोई छोड़ती है लड़की? अगर अगर उसको पिंपल का मसला है तो आप कहेंगे नहीं सर कभी नहीं छोड़ते। इसी को तो प्रोडक्ट लॉयल्टी कहते हैं आप लोग। अच्छा, अब आप देखेंगे, आप कहेंगे सर आपका नॉलेज बढ़ा। भाई नॉलेज इसलिए नहीं है, पढ़ा पढ़ा के चीजें आ जाती हैं। और मैं कोई बैठ के गप्पे थोड़ी लोगों के साथ लगाता रहता हूँ। अच्छा बच्चों, अब मसला आ गया इसकी, जो है वो दो बातें क्लियर हो गई हैं। एक डिस्क्रिप्शन क्लियर हुई है अभी तक, और दूसरा जो है आपके फीचर्स। अब बात आ जाती है इसके एडवांटेजेस के ऊपर भी। मॉडल के एडवांटेजेस क्या हैं? असल में तो इस मॉडल में थ्योरी ही थ्योरी है जो पढ़नी है। डायग्राम तो जब मैंने शुरू करनी है आपने कहना है सर रहने दो मुझे आते हैं। डायग्राम तो आपने कहना है सर रहने दो मुझे आते हैं। तो मैं भी बताता हूँ आप कैसे कहेंगे जी रहने दो मुझे आते हैं। अभी सबसे पहली बात तो ये, पहले एडवांटेजेस देखिए। सबसे पहली बात तो ये है कि बैरियर है लेकिन कोई सिग्निफिकेंट बैरियर नहीं है। नो सिग्निफिकेंट बैरियर्स। बैरियर्स हैं लेकिन सिग्निफिकेंट बैरियर नहीं कि कोई आ ही नहीं सकता। एक तो ये इसका एडवांटेज है। ऑन एंट्री इनटू मार्केट, एंट्री इन मार्केट, तो मार्केट में एंट्री में बैरियर्स हैं बट इतने बड़े बड़े बैरियर्स नहीं है। दूसरी बात यह है कि कंज्यूमर के पास मेनी चॉइसेस है, मेनी चॉइसेस है। मैंने तो देखा हम ट्रॉली लेके जब पहुंचते हैं ना साबुन ही लेने, इतने साबुन पड़े होते हैं, कोई फा है, कोई लक्स है, कोई पता नहीं कितने तो नाम होते हैं वहां पे। और इतने प्यारे प्यारे कलर होते हैं कि आपका दिल चाहता है ये भी रख लूं, ये भी रख लूं, ये भी रख लूं। तो बहुत सारी चॉइसेस होती है। लेकिन इन चॉइसेस के या इनके कंपटीशन का एक फायदा होता है कि हर फर्म को अपने प्रोडक्ट को बहुत एफिशिएंसी से प्रोड्यूस करना पड़ता है, जितना हो सके लो कॉस्ट करना पड़ता है एज कंपेयर टू अदर्स। तो आपको दूसरों से एज कंपेयर टू अदर्स, टू अदर फर्म्स या अदर प्लेयर ऑफ द मार्केट, आपको ज़्यादा जो है वो करना पड़ता है, एफिशिएंसी भी इंश्योर करनी पड़ती है और आपको बेहतर आउटकम देना पड़ती है। तो ये बच्चों इसके इन डेप्थ एडवांटेजेस हैं। और कंज्यूमर का इसमें बेनिफिट है, तो कंज्यूमर जो है वो इसके अंदर बेनिफिट लेता है कि वो एक अच्छा प्रोडक्ट जो है वो चॉइस कर लेता है। तो चूज अ गुड वन, जो उसे सूट करता है वो चूज कर लेता है। तो ये इसका एडवांटेज है। तो लिहाजा यहाँ पे बहुत फायदा रहता है, बहुत मुनासिब रहता है
और आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार ये वाकई ये एडवांटेजेस सर ने सही बताए। ठीक है, तो आप जानते हैं जहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं वहां पे कुछ थोड़े से डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, हर चीज के होते हैं, तो इसके भी डिसएडवांटेजेस होते हैं। हम यहाँ पे भी डिसएडवांटेजेस लिख देते हैं, जो कि आपने मेरे बगैर पूछे ही जी एंटर कर दिया, तो ठीक है, अब हम आगे चलते हैं फिर। तो डिसएडवांटेजेस सबसे पहला डिसएडवांटेज है ना जी इसके अंदर, वो ये है कि मोर डिफ्रेंसिएशन जब आप करते हैं या मोर डिफ्रेंसिएशन जब आप करते हैं तो बहुत सारे रिसोर्सेज ज़ाया कर देते हैं। मोर डिफ्रेंसिएशन, मोर रिसोर्सेज आर यूज्ड, ज्यादा रिसोर्सेज यूज हो जाते हैं, क्योंकि आपको एक शैम्पू पैक करने के लिए 4 से 6 तरह के मुख्तलिफ किस्म के जनाब जो है वो बनाने पड़ते हैं, बोतलें, उनके कलर, फिर उनके ऊपर स्कीम्स और फिर सिग्निया, फिर डिज़ाइनर्स का खर्चा वगैरह वगैरह वगैरह, तो बड़े अखराजात उठ जाते हैं। दूसरा मसला ये आ जाता है कि कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, बहुत ज्यादा इश्तहारबाजी होती है। कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट, अभी मैं इससे बड़ा डिसएडवांटेज आपको बताऊंगा जो आप कह रहे हैं ना। तो कॉस्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट भी जाए तो उसका जिसका खर्चा कंज्यूमर बेयर करता है, लेकिन इसका मसला ये है कि इसकी प्राइसेस हाई होती हैं। प्राइसेस आर हायर देन परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन से प्राइस हाई होती है। आल्दो कि मैंने एक मॉडल पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि यहाँ पे एक ही दफा आपको बता दूं कि आपने याद रखनी है ये बात, आपने याद रखनी ये बात, ये मैं रेड में लिख रहा हूं। सबसे ज्यादा प्राइस हाई होती है मोनोपली में, मोनोपली से ज्यादा प्राइस किसी चीज में हाई नहीं होती। उससे कम होती है ओलिगोपली में, और उससे कम होती है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। ठीक है जी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, और इससे कम होती है परफेक्ट कंपटीशन में। ठीक है, तो हम यहां लिख रहे हैं कि प्राइसेस आर हायर देन परफेक्ट कंपटीशन, बट ये भी है कि प्राइसेस आर लोअर देन ओलिगोपली एंड मोनोपोली। तो इसको एडवांटेज में डाल दीजिए बेशक आप, मैं एडवांटेज डाल देता हूं, यहां पे एडवांटेज लिख देता हूं, प्राइसेस आर लेस देन मोनोपोली। तो प्राइसेस जो है वो मोनोपोली से लेस देन। ऐसी बातें लिखने का फायदा ही होता है कि कभी कंपैरिजन आ जाए तो बच्चा डोलता नहीं होगा, तो यार बड़ी बातें पता मुझे। तो प्राइसेस आर लेस देन मोनोपोली एंड ओलिगोपली। ओलिगोपली और मोनोपोली दोनों से प्राइस कम है, लेकिन परफेक्ट कंपटीशन से ज्यादा है। तो नीचे मैंने डिसएडवांटेज में डाल दिया प्राइसेस आर हायर देन परफेक्ट कंपटीशन, और ऊपर ऐड कर दिया प्राइसेस आर लेस देन मोनोपोली एंड ओलिगोपली। तो ये बच्चों हो गए इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। जी बच्चों, तो ये क्लियर हो गए। तो फर्स्ट एडवांटेज रिपीट कर दें, नो सिग्निफिकेंट बैरियर, के बैरियर हैं, कर्जा लेना, लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन इतने बड़े नहीं है कि आप जो है वो मार्केट में नहीं आ सकते। मोनोपोली से तो कम से कम है ना बात ये। तो यहां पे ये बात हमें क्लियर होगी। अब बात बन जाती है कि जनाब आखिरी चीज बता दें, फर्स्ट डिसएडवांटेज है मोर डिफरेंशिएशन मोर रिसोर्सेज। जी देखिए, असल में ज्यादा डिफरेंशिएशन के लिए ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। कि अब्दुल मईज देखो, अगर तुम्हें शैम्पू बनाना है तो तुम्हें 3-4 तरह की बोतलें चाहिए, 3-4 तरह के कलर चाहिए, तो इसमें बड़ा खर्चा आ जाएगा और पैसा बहुत ज़ाया होगा। क्या हाल है, सही है नहीं? कि हमें 2-4 तरह की डाइयाँ चाहिए, टेम्पलेट चाहिए, वरना एक ही तरह की बॉटल हो उसी में बंदा पैक कर दे, बाहर लेबल डिफरेंट लगा दे। क्या ख्याल है ना? तो मोइस क्लियर हो गई बात। अच्छा, तो अब बात कर लेते हैं क्या जी कि इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम दो तरह से होता है, कौन कौन से पीरियड में होता है? शाबाश जी शाबाश, कौन कौन से पीरियड में होता है इक्विलिब्रियम? जी, पीरियड के एतबार से इक्विलिब्रियम दो तरह का होता है, कौन कौन सा होता है जी? को किधर चले गए हो? शॉर्ट रन एंड
लॉन्ग रन, हाँ तो गुम क्यों हो गए थे? तो एक होता है इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन में जो इक्विलिब्रियम है मोनोपोलिस्ट का वो बनेगा सिंपली कैसे कि भाई ये मोनोपोलिस्ट है ना, तो इसके तीन इक्विलिब्रियम बना देते हैं, बल्कि दो बनाते हैं, एक बनाते हैं इसका, तीन बनाते हैं, एक बनाते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एबनॉर्मल प्रॉफिट या सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, एक बना देते हैं इसका नॉर्मल प्रॉफिट। क्योंकि ये कंपटीशन भी है तो कुछ चीजें आपको लगेंगी परफेक्ट कंपटीशन जैसी, और कुछ चीजें डेफिनेटली लगेंगी आपको कौन सी वाली, मोनोपोली वाली। तो लिहाजा यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम बना देंगे एक नॉर्मल लॉस या सब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल लॉस। तो तीन तरह की डायग्राम बना देते हैं शॉर्ट रन में, इतनी काफी है हमारे लिए। एक तो ये कि चूंकि ये मोनोपोलिस्ट है लिहाजा यहाँ पे भी वही वाला आपने बनाना है, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। यहाँ आ गई क्वांटिटी, यहाँ आ गई प्राइस, तो ये आ गया आपका एवरेज रेवेन्यू और ये आ गया आपका मार्जिनल रेवेन्यू। तो आप कहेंगे सर ये तो वही वाला चिमटा है, हाँ भाई चिमटा है, सही बात है, आप सही कह रहे हैं। तो मैंने कहा पहले एक जैसी चीज बना लेते हैं, फिर बाद में देख लेंगे बाकी चीज। तो अब यहाँ पे हम बना देते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व, तो मार्जिनल कॉस्ट कर्व भी बना लेते हैं। ये लीजिए ये बन गया जी मार्जिनल कॉस्ट कर्व, ये बन गया पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और यहाँ पे भी बना देते हैं मार्जिनल कॉस्ट कर्व, और ये बन गया आपका इक्विलिब्रियम। ठीक है जी। अब यहाँ पे प्राइस और आउटपुट भी डिसाइड कर दीजिए, ये आपकी लाइन यूं जाएगी, ये क्वांटिटी हो गई, ये आपकी प्राइस आ गई, ये आपकी क्वांटिटी हो गई, और ये आपकी प्राइस आ गई। ठीक है जी। फिर चलते हैं जी, एक और डायग्राम भी बनाना था इधर, वो भी बना लीजिए। ये आ गया आपका एमआर, और ये बन गया आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये तो तीन डायग्राम आपने एक जैसे बना दिए। हाँ यार बना दिए एक जैसे, क्या हो गया, लेकिन थोड़ी सी मुझे भी तो प्रैक्टिस करने दो ना, मैंने भी एग्जाम देना है आपके साथ, तो मैं भी प्रैक्टिस कर लूँ ना थोड़ी सी। प्रैक्टिस होगी तो फिर ही मैं नंबर लूंगा ना अच्छे। आप लोगों को तो ख्याल नहीं है, तो आपके सामने टीचर प्रैक्टिस करेगा तो थोड़ी सी आपको आएगी कि हाँ यार अगर टीचर को प्रैक्टिस की जरूरत है तो हमें भी जरूरत होगी। अच्छा बच्चों, तो अब बात कर लेते हैं हम इस चीज के ऊपर कि हमें क्या क्या शो करना है। अब सबसे पहले तो मुझे ये सोच के बताओ कि मुझे प्रॉफिट शो करना है तो मेरा एवरेज रेवेन्यू कहाँ होना चाहिए, सॉरी मेरी एवरेज कॉस्ट एवरेज रेवेन्यू से कहाँ होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? तो ये बढ़िया हम बात है, ये आपसे पूछ के आपसे मशवरा करके कर लेते हैं ये काम, क्या ख्याल है जी बच्चों? तो तमाम बच्चों की राय ये है कि सर आपकी एवरेज कास्ट जो है वो एवरेज रेवेन्यू से कम होगी तो मुनाफा हो जाएगा, तो हम यहाँ इसको कम करके आपको दिखा देते हैं कि लो भाई ये हो गई है उससे कम, ये आ गया एवरेज कॉस्ट। लेकिन मैंने कोशिश ये की कि इसका मिनिमम पॉइंट यहाँ पे आए जहाँ एमसी से कट करे, कहीं वो गड़बड़ ना मैं कर दूं कि मिनिमम पॉइंट जो है वो इस कर्व पे रखा हो तो वो तो बुनियादी थ्योरी ही गलत हो जाएगी। तो ये कॉस्ट आ गई। तो आप कहेंगे सर ये तो आपने मोनोपोलिस्ट वाला ही इक्विलिब्रियम बना दिया, तो भाई मोनोपोलिस्ट वाला ही है क्योंकि ये भी तो मोनोपोलिस्ट है, मैं कब इनकार कर रहा हूँ। फर्क सिर्फ एक है, वो फर्क भाई ये है कि जो तुम्हारा होता है परफेक्ट कंपटीशन उसमें ए आर सीधा होता है, मोनोपोली में थोड़ा सा एलोसिटिक होता है, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा और लेस एलोसिटिक होता है। तो परफेक्ट कंपटीशन में बिल्कुल हॉरिजॉन्टल, मोनोपोली में
जो है एलास्टिक और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा इनएलास्टिक, ये फर्क होता है, बाकी सारा वही। अब मुझे बताएं अगर नॉर्मल प्रॉफिट शो करना है तो मेरा एवरेज कॉस्ट कहाँ पे होना चाहिए? आई एम आस्किंग द क्वेश्चन, इफ आई वांट टू शो द नॉर्मल प्रॉफिट वेयर शुड आई प्लेस माई, इट शुड बी टेंजेंट विद द AR। तो अगर ये AR के साथ टेंजेंट हो गया तो बस ये मेरा मसला हल हो गया, तो ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है। क्लियर जी? अच्छा, और अगर मुझे लॉस शो करना है तो मुझे एवरेज कॉस्ट को कहाँ रखना होगा? शाबाश, अगर लॉस शो करना है तो फिर क्या करना होगा? फिर मुझे इसे अबव रखना होगा। तो ये लीजिए, अबव ले जाना तो बड़ा ही आसान है, ये चला गया जी अबव। लेकिन यहाँ पे भी मैंने ये ध्यान रखा है कि मिनिमम कॉस्ट पे पॉइंट पे MC से कट करे। तो जनाब ये इसको फिर थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए ताकि कॉस्ट ऊपर गई है तो शो हो जाए कि जनाब कॉस्ट ऊपर है, किससे? आपके एवरेज रेवेन्यू से। तो ये हो गए इसके लॉसेस। ठीक है जी। अब जो एक्सप्लेनेशन है वो वही आपने लिखनी है कि क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे है, रेवेन्यू एंड कॉस्ट जो है वो आपका वाई एक्सिस पे है जी। रेवेन्यू और कॉस्ट आपका जो है वो हमने प्राइस लिखी, रेवेन्यू एंड कॉस्ट आपका वाई एक्सिस पे है, और ई वो पॉइंट है जहां MC MR के बराबर होता है। और जनाब अगर कॉस्ट का नीचे है तो प्रॉफिट है, ऊपर उसके एग्जैक्ट AR के ऊपर है तो नॉर्मल प्रॉफिट है, और अगर उससे अबव है तो लॉसेस है। सिंपल बात। ठीक हो गया बच्चों? ये बिल्कुल वही एक्सप्लेन करना है जो परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली में आपने सीखा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं कहूं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम बनाना है तो यहां मुनाफा कौन सा होगा? जरा परफेक्ट कंपटीशन को ज़हन में लाके मुझे बताइएगा कि लॉन्ग रन में जर्नली लोग कौन सा मुनाफा कमा सकते हैं? लॉन्ग रन में जर्नली अर्न नॉर्मल प्रॉफिट, और वजह उसकी क्या होती है? शाबाश, चूंकि तमाम फर्म जो है वो आउटपुट बढ़ा देती है। तो नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम लेके बना लेंगे आप, कि ये मैं बना के ही दिखाऊं आपको? क्या ख्याल है? क्यों बच्चों? वैसे तो ऐसा कोई मसला नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम आपने अभी सीखा है। तो यहाँ रेवेन्यू एंड कॉस्ट है, ये आपका AR है, ये आपका LMR है। ठीक है जी, ठीक हो गई जी बात। तो यहाँ पे जनाब आपका मार्जिनल कॉस्ट कर्व इसको यहाँ पे कट करता है। ये रहा आपका LMC, ये रहा आपका मार्जिन, ये आ गया आपकी क्वांटिटी, ये आ गया आपका प्राइस। अब शो करना हमने क्या जी? नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए भैया इसको यहाँ से टच करके ऊपर ले जाते हैं LAC, तो ये आ गया जी आपका नॉर्मल प्रॉफिट। आई थिंक ये आपको अब समझ आ गया है। क्या हाल है? तो रिपीट कर लीजिए जरा जहन में कि शॉर्ट रन में आपने 3 तरह के सीखे हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, और उसके साथ साथ आपने सीखा है नॉर्मल लॉस। ठीक होगी जी बात? अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस तरह का सवाल पेपर में पूछने का आजकल क्या तरीका चल रहा है? हाल तो कि मैंने यहाँ पे ये सारे डायग्राम आपके सामने बना दी, ये देखिए बना के इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिए ताकि आप जब इसको करें तो आपको इससे मुश्किल ना हो। यहाँ से भी आप देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी बहुत मैंने दे दी है। ठीक है जी, तो ये मैं आपको सेंड कर देता हूँ। लेकिन फिर भी